अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इसराइल और फ़लस्तीन की जंग को शुरू हुए 6 हफ्ते होने वाले हैं और इस वक्त गजा में हालात बहुत ही खराब हैं। दोस्तों 9 अक्टूबर से इसराइल ने गजा पर खाना, मेडिसिन की सप्लाई, पानी की सप्लाई और बिजली तक बंद कर रखी है। ऊपर से लगातार बमबारी होती जा रही है और गजा में जो हालात देखने को मिल रहे हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि पूरे के पूरे मोहल्ले चकनाचूर हो चुके हैं। ये वो बिल्डिंग्स थी जिन्हें गजा में इजरायली एयर स्ट्राइक्स के दौरान टारगेट किया गया था। एक अंदाजे के मुताबिक अब तक 3100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। हजारों फलस्तीनी अभी भी इस मलबे में दबे हुए हैं और बाकी जो अभी भी जिंदा हैं वो हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में शेल्टर लेने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी UNRWA ने 15 अक्टूबर को कहा कि गजा में जो तबाही हमें देखने को मिल रही है इससे पहले ऐसी तबाही कभी रिकॉर्ड नहीं की गई। गजा में काम करने वाले एक सर्जन महमूद मतार ने BBC को बताया कि हॉस्पिटल्स पूरे तरीके से भर चुके हैं, पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है और हमारा नेटवर्क कनेक्शन भी खराब है और मैं इस वक्त पानी की तलाश में हूँ। गजा में नसीर हॉस्पिटल में काम करने वाले एक डॉक्टर ने बताया कि हमारे पास फ्यूल भी बहुत कम रह चुका है। 60 पेशेंट्स डायलिसिस पे हैं, 35 पेशेंट्स ICU में हैं जिन्हें वेंटिलेटर्स की जरूरत है और अगर फ्यूल खत्म हुआ तो इन पेशेंट्स को बचाना बहुत मुश्किल है। और दोस्तों ये एक हॉस्पिटल की दास्तान नहीं है बल्कि बाकी हॉस्पिटल्स में भी यही सूरत हाल है। दोस्तों 17 अक्टूबर को हेल्थ ऑफिशियल्स ने बताया कि एक ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल गजा में है और अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो ये हॉस्पिटल 48 घंटों में बंद हो जाएगा और सारे कैंसर पेशेंट्स बगैर क्रिटिकल केयर के रह जाएंगे। अगर हम गजा के नक्शे पर नजर डालें तो ये बहुत ही छोटी जगह है। सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर में फैली ये स्ट्रिप न्यूयॉर्क शहर से कंपेयर करें तो पता चलेगा कि कितनी छोटी जगह है और इतनी छोटी सी जगह पर 23 लाख लोग रहते हैं। ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड जगह है। जंग शुरू होने से पहले भी यहाँ की सूरत हाल बहुत ही खराब थी। यहाँ के रहने वाले लोग हर वक्त इसराइली सर्वेलेंस के अंडर रहते थे और इसराइली परमिशन के बगैर बाहर ट्रैवल भी नहीं कर सकते थे। और यहाँ ये बात भी करना जरूरी है कि 23 लाख की पॉपुलेशन में तकरीबन आधी पॉपुलेशन बच्चों की है। एक अंदाजे के मुताबिक गजा में जितने भी लोग शहीद हो चुके हैं उनमें से तकरीबन 60% औरतें और बच्चे हैं। लेकिन इतने बुरे हालात जंग शुरू होने से पहले भी गजा में थे। इसराइल के क्रिटिक्स गजा को अक्सर ओपन एयर प्रिजन कहकर भी पुकारते हैं। ऐसा समझ रहे हैं कि यह जमीन एक खुली जेल है। इसराइलियों के जुल्मों सितम से तंग आकर हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला किया था जिस वजह से जंग शुरू हुई। लेकिन उसके रिस्पांस में इसराइल लगातार गजा पर हमले किए जा रहा था। गजा में टोटल ब्लॉकेड लगाकर जिसमें ना सिर्फ हमास के लोग शहीद हो रहे हैं बल्कि फलस्तीनी शहरी भी शहीद हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि गजा को इस तरीके की पनिशमेंट देना इसराइल की तरफ से दहशतगर्दी से कम नहीं है। नॉर्वेजियन वजीर खारजा का कहना है कि इस तरीके का फुल ब्लॉकेड लगाना अनएक्सेप्टेबल है। लोगों की मदद के लिए कम से कम दवाइयां और खाने की सप्लाई तो पहुंचाना जरूरी है। दोस्तों यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है। गजा में इसराइल को ह्यूमैनिटेरियन एड अलाउ करनी चाहिए और हमास को इसराइली हॉस्टेजेस को रिलीज कर देना चाहिए बगैर किसी कंडीशन के। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी सब वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। शुक्रिया। दोस्तों ऐसे हालात में आप सोच कर देखें कि आप गजा में रहने वाले एक आम इंसान होते तो आप पर क्या गुजर रही होती। आपके घर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है, आप कहीं से खाने पीने की अशिया नहीं खरीद सकते और एक दिन आप देखते हैं कि अचानक आसमान से कुछ पंफलेट्स गिर रहे हैं और उन पंफलेट्स पर इसराइल की एक वार्निंग होती है और वार्निंग में लिखा जाता है कि जितने भी लोग गजा स्ट्रिप के नॉर्थ में रह रहे हैं वो एवैक्यूएट करके साउथ में चले जाएं। चारों तरफ से आपको बमबारी की आवाज सुनाई दे रही है और आपको एक वार्निंग दी जाती है कि जल्द से जल्द अपना घर खाली करो। अगर जिंदा बचे रहना चाहते हो तो साउथ में चले जाओ। दोस्तों एक अंदाजे के मुताबिक 11 लाख लोग नॉर्दर्न गजा में रहते हैं। IDF ने सबको वार्निंग दी कि एवैक्यूएट करके साउथ में चले जाओ। नॉर्दर्न गजा में यूनाइटेड नेशंस के खुद के शेल्टर्स जो थे अब वो भी सेफ नहीं रहे। नॉर्दर्न गजा में मौजूद हॉस्पिटल, स्कूल्स, क्लिनिक्स किसी को भी टारगेट किया जा सकता था। UNRWA ने पॉइंट आउट किया कि जैसे बहुत सी प्रेग्नेंट औरतें, बच्चे, बूढ़े और वो लोग जो मूव नहीं कर पाएंगे वो कहां जाएंगे और इवैक्यूएट कैसे करेंगे। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसराइल के ऑर्डर्स को स्ट्रांगली कंडेम किया। दोस्तों नॉर्दर्न गजा में 22 हॉस्पिटल्स हैं जिनमें 2000 से भी ज्यादा पेशेंट्स हैं
और आप सोचें कि आखिर हॉस्पिटल्स को कैसे इवैक्यूएट किया जाएगा। इसके बावजूद भी इस्राइली मिलिट्री ने कहा कि तकरीबन गजा के 6 लाख लोग नॉर्दर्न एरिया से इवैक्यूएट करके साउथ में चले गए। दोस्तों 5 लाख लोगों ने इवैक्यूएट नहीं किया, लेकिन चलो समझ लेते हैं कि आप उन लोगों में से थे जो इवैक्यूएट करके साउथ में चले गए। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप बमबारी से बच जाओगे? तबाही के ये मनाजिर हमें सेंट्रल गजा में की गई एयर स्ट्राइक्स के नतीजे में देखने को मिले, जिसमें लोगों के घर जमीन बोस हो गए। दोस्तों सदर्न गजा में रहने वाले लोग भी सेफ नहीं थे। खान यूनिस जो सदर्न गजा का एक शहर है, यहाँ भी कई सारी एयर स्ट्राइक्स हुई। बीबीसी के एक कॉरेस्पॉन्डेंट ने सदर्न गजा में हुई एयर स्ट्राइक्स को कंफर्म किया कि रफा क्रॉसिंग के पास एक बिल्डिंग डैमेज हुई है। इनके अंदाजे से रफा क्रॉसिंग पॉइंट वाले एरिया पर इसराइल ने कम से कम 3 बार हिट किया था। ये एरिया काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस जगह को गौर से देखें तो ये गजा और इजिप्ट के दरमियान एक बॉर्डर क्रॉसिंग है, क्योंकि अगर गजा में कोई जगह सेफ नहीं है तो जाहिर सी बात है लोग गजा से बाहर जाने की सोचेंगे। एक तरफ समुद्र है जहां जाया नहीं जा सकता, तो दूसरी तरफ इसराइल का मुल्क है और वहां भी नहीं जा सकते। एक ही जगह जो जाने के लिए बची वो है साउथ में इजिप्ट का मुल्क, और एक ही बॉर्डर क्रॉसिंग यहाँ पर मौजूद थी, यानी रफा बॉर्डर क्रॉसिंग। दोस्तों अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते तो जाहिर सी बात है कि बमबारी से बचने के लिए गजा छोड़कर भागने की सोचते। हजारों लोगों ने यही कोशिश की कि वो रफा बॉर्डर पार करने के लिए इकट्ठे हो गए, लेकिन इजिप्ट ये बॉर्डर खोलने को तैयार नहीं है। इजिप्ट और बाकी अरब ममालिक का ये कहना है कि ये अनएक्सेप्टेबल है कि फलस्तीनी रेफ्यूजीज उनकी कंट्री में आकर रहें, क्योंकि फलस्तीनियों के पास उनकी अपनी जमीन है, उनकी अपनी जमीन से उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता। और इन सब के बीच में ये जंग एस्केलेट होने का खतरा भी मंडला रहा है, क्योंकि इसराइल और लुबनान में भी क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों लुबनान इसराइल के नॉर्थ में है, जहां पर हजबुल्ला मिलिटेंट ग्रुप ऑपरेट करता है। हमास ग्रुप की तरह हजबुल्ला को भी ईरान के जरिए बैक किया जाता है, और 2006 में हजबुल्ला और इसराइल के दरमियान पहले ही एक जंग हो चुकी है जो 1 महीने तक चली थी, और अभी पिछले कुछ दिनों में ही हजबुल्ला और इसराइल के दरमियान ब्रीफ रॉकेट फायरिंग देखने को मिली है। दोस्तों लुबनान से 16 अक्टूबर को एक एंटी टैंक मिसाइल फायर की गई जो नॉर्दर्न इसराइल के एक टाउन में जाकर गिरी, जिससे 3 लोग मारे गए। इसराइल ने अपने शहरियों को ऑर्डर किया कि वो लुबनान के पास बॉर्डर को एवैक्यूएट कर दें। सबसे बड़ा खतरा ये है कि हजबुल्ला हमास से भी ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा पावरफुल भी है। इनके पास लाखों रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं जो इसराइल में कहीं पर भी अटैक कर सकती हैं। और ईरान ने भी इसराइल को वार्निंग दे दी थी कि अगर इसराइल गजा पर ग्राउंड इन्वेजन करने की कोशिश करेगा, यानी अपनी आर्मी को गजा के अंदर भेजेगा, तो उसे और जगह से भी रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ ये एक और बड़ा सवाल है कि हमास 5000 से ज्यादा रॉकेट्स गजा में कैसे इकट्ठे कर पाया, और कैसे इसराइल को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं चला। इजिप्ट ने ऑलरेडी एक वार्निंग दी थी कि हमला होने वाला है। बाद में पता चला कि अमेरिका को भी इस खतरे के बारे में इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने भी इसराइल को वार्निंग दी थी। दोस्तों मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इंटेलिजेंस के जरिए 28 सितंबर का एक अपडेट था कि हमास बॉर्डर पर रॉकेट अटैक्स कर सकता है। 6 अक्टूबर को अटैक से एक दिन पहले अमेरिकन ऑफिशियल्स ने रिपोर्ट सर्कुलेट की थी कि हमास की तरफ से अनयूजुअल एक्टिविटी देखने को मिल रही है और अटैक कभी भी हो सकता है। वॉशिंगटन डीसी में मौजूद एक मिडल ईस्टर्न डिप्लोमैट ने CNN को बताया कि कैसे उनकी हुकूमत बार बार व्हाइट हाउस और उसके इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को वार्न कर रही थी कि हमास के हथियारों का एक बिल्डअप देखने को मिल रहा है। इन्होंने ये भी कहा था कि गजा में ये हथियार इतने ज्यादा हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है कि ये सवाल उठता है कि क्या इसराइली हुकूमत को इस हमले का पहले से पता था और फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर अगर हम इसराइल की इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी एक नजर डालें तो पिछले कुछ सालों से इसराइल की पॉलिटिक्स भी अनस्टेबल रही है। बहुत से इलेक्शंस हुए हैं और अभी जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन पर फ्रॉड का चार्ज लगा है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का चार्ज लगा है और 3 अलग अलग स्कैंडल्स में रिश्वत लेने का चार्ज लगा हुआ है। एलिगेशंस ये हैं कि बड़े बड़े बिलियनर्स ने इन्हें पैसे दिए हैं और ये इस चीज को नहीं मानते। लेकिन नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन ट्रायल चलने लग गया है, जिसमें केस 1000, केस 2000 और केस 4000 शामिल हैं। और
और ये केसेस पेंडिंग हैं। दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू यहाँ पर जुडिशरी में अदला बदली करने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोसेस को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जजेस की सिलेक्शन होती है। इसराइल की अवाम इस चीज को लेकर सड़क पर आ गई थी और पूरे मुल्क में एहतजाज भी देखने को मिले थे। दोस्तों जब से ये जंग शुरू हुई है, नेतन्याहू ने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करके अपनी जगह बरकरार रखी है। दोस्तों यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि अगर ये जंग ना होती और उनके खिलाफ करप्शन ट्रायल चलता रहता तो क्या उन्हें अपने वजीर आजम की नशिस्त से नीचे उतरना पड़ता। इसके अलावा एक और इल्जाम नेतन्याहू पर लगाया जा रहा है कि माजी में उन्होंने खुद हमास ग्रुप को जज्बा देने की कोशिश की थी। दोस्तों एक तरफ थे साबिक इस्राएली वजीर आजम यित्ज़हाक राबिन, इन्होंने इसराइल और फलस्तीन के दरमियान मामला सुधारने की बहुत कोशिश की थी। पीस प्रोसेस तकरीबन मुकम्मल हो चुका था कि किसी ने इन्हें गोली मार दी। तो दूसरी तरफ नेतन्याहू ने क्या किया कि ये एक राइट विंग हुकूमत चलाना चाहते हैं, चेस्ट थंपिंग अप्रोच को इस्तेमाल करके। इसने इख्तियारात को गजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के दरमियान तकसीम किया। यही वजह है कि लेटेस्ट पोल की वजह से जब से जंग शुरू हुई है, नेतन्याहू की अप्रूवल रेटिंग बहुत तेजी से नीचे गिरती जा रही है। एक रिपोर्ट में कहा जाता है कि सिर्फ 29% लोग ही नेतन्याहू को सपोर्ट करते हैं। खुद इसराइल में एहतजाज देखने को मिल रहे हैं। इनकी हुकूमत के खिलाफ प्ले कार्ड्स लिए लोग अपना गुस्सा नेतन्याहू पर निकाल रहे हैं। दोस्तों एक और वाकये में हॉस्पिटल्स के बाहर गुस्से से भरे लोगों ने इसराइली कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर चिल्लाया और मिनिस्टर को वापस मुड़कर जाना पड़ा। उस इंसान ने कहा कि हमारा वक्त आ गया है कंट्रोल लेने का, हमारा यानी इसराइली सिविलियंस का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।